हेलो दोस्तों। हेलो। आज थोड़ा सा अलग वीडियो बना रहा हूँ कॉम्पिटिशन्स के अलावा। एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि जो डिस्क्रिप्टिव आंसर है वो भी लिखे जाए। मैं आज VMOU यानी कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अभी दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, नॉर्मली एग्ज़ाम 15 दिसंबर के बाद में शुरू हो जाते हैं, तो अभी तक टाइम टेबल आया नहीं है। फिर भी सुनने में आ रहा है कि 25 तारीख जो 25 दिसंबर आ रहा है उसके बाद में कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो आपका एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होना ही होना है, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मत बार बार मैसेज कीजिए या पूछिए कि एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम कब होंगे। यूनिवर्सिटी को जब एग्ज़ाम करवाना होगा तो वो बिल्कुल आप तक मैसेज पहुंच जाएगा कि एग्ज़ाम कब है एक्चुअल में फ़ाइनल। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाएं। मैं ये पहला वीडियो ही बना रहा हूँ VMOU से रिलेटेड। मैं हिस्ट्री कॉम्पिटिशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ वहाँ जाके मेरे वीडियो देख सकते हैं। और अभी मैं BA फर्स्ट ईयर के कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल रहा हूँ जो आपको ऐसे कैसे रट लेना, लिख के आना, समझना जो भी है आप कर लेना। इसके अलावा मैं बाद में सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी मैं डालूँगा। देखूँगा कि ये कितना मेरा वीडियो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचता है, उसके हिसाब से मैं आगे का वीडियो में डिसाइड करूँगा। अभी मैं BA फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट से वो लोग देने वाले हैं एग्ज़ाम इस बार, यानी कि जिन स्टूडेंट का चाहे तो वो बैक रही हो, चाहे एडमिशन जनवरी में लिया हो, इस बार जनवरी 2020 में लिया है, उनके एग्ज़ाम अब होंगे। उनके लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए BA फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है VMOU से, वो ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 15 के आसपास क्वेश्चन है। ये मेरा पहला वीडियो है, इसके बाद में 15 क्वेश्चन मैं और डालूंगा। ये 30 क्वेश्चन आप करके चले जाना 101% आपको एग्ज़ाम में ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस एक ये है कि नॉर्मली ये होता है कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टूडेंट छोड़ देते हैं। बड़े क्वेश्चन के आंसर कुछ भी लिख के आ जाते हैं, कई बार पासिंग मार्क्स तक आते हैं, कई बार बैक भी आ जाती है। तो ये गलती ना करें। मेरी राय ये है कि आप पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ लें। ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अभी जैसे आज भी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो क्या है, 1 महीना भी अगर नहीं पढ़ सकते डिग्री के लिए। खैर, आपको लगेगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही भाषण दे रहा हूँ, तो मैं वीडियो शुरू कर देता हूँ। इस बार भी सुनने में आ रहा है कि जो C सेक्शन है आपका, जो एग्ज़ाम होता है A, B और C 3 सेक्शन में होते हैं, तो C वाला हो सकता है इस बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना मिले आपको। A सेक्शन और B सेक्शन ज़रूर मिलेंगे। A सेक्शन वो होता है जिसके अंदर आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो लिखना होता है एक वर्ड से लगा के 30 वर्ड तक, यानी कि 30 वर्ड से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। BA फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट फ्रेशर होते हैं और ओपन के अंदर एग्ज़ाम देने से पहले उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो, इसलिए मैंने सबसे पहले यही वीडियो बनाया है। इसके अलावा मैं BA सेकेंड ईयर फाइनल और MA के हिस्ट्री से रिलेटेड भी वीडियोस डालूंगा, क्वेश्चन आंसर जहाँ तक भी पहुँचे, जिसके पास भी पहुँचे। बस मेरा काम ये रहता है कि मैं वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक मेरी चीज़ पहुँच जाए। तो आंसर कैसे लिखना होता है मैं बस वो बताऊँगा। छोटे वाले 2 मार्क्स वाले और जो बड़े होते हैं जिनके अंदर आपको 200 वर्ड लिखने होते हैं। पहले जब एग्ज़ाम होता था आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री कॉपी लेके कुछ भी लिख के आते थे बहुत सारा, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है। मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं उनके मिलने वाले खूब कहते हैं कुछ भी लिख के आओ, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं सर, फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और बात ऐसी है कि आपको आंसर लिखने के लिए वहाँ फ़िक्स जगह ही मिलती है, सप्लीमेंट्री कॉपी अब नहीं मिलती, ध्यान रखना। आप कैसे पता करेंगे कि 30 वर्ड हुए कि नहीं हुए, तो नॉर्मली ये माना जाता है कि एक लाइन के अंदर 10 वर्ड काउंट किए जाते हैं एवरेज। तो आप 3 मैक्सिमम 4 लाइन तक अपने जो ये छोटे आंसर है इनको ख़त्म करें। और B पोर्शन में जो आपको आएगा 200 वर्ड का, इसका मतलब होता है कि 2 पन्ने आपको भरने हैं। 2 का मतलब ही जैसे ये एक पेज है तो एक इस साइड से और दूसरा इस साइड से, बस ये आंसर ख़त्म हो जाता है आपका। बड़ा अगर आता है तो वो 800 वर्ड का एक आएगा, और हो सकता है 300 या 400 500 कितना रखेंगे ये कोरोना काल में कोई कह नहीं सकता। तो ये मान के चलें कि एक तरफ जब आप लिखते हैं तो 100 वर्ड मान लिए जाते हैं, उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। आंसर जब आप शुरू करते हैं तो बिल्कुल जो क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड आपको चीज़ें आनी चाहिए, लिखी हुई होनी चाहिए। आगे बीच में भले आप थोड़ा बहुत टॉपिक से रिलेटेड आंसर से थोड़ा भटक भी जाएंगे तो काम चलेगा। क्वेश्चन का आंसर का शुरू और आंसर का एंड आपका बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए क्वेश्चन के। और छोटे क्वेश्चन करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्वेश्चन 1 2 3 4 शुरू से ही करें, ऐसा नहीं कि पहले आ रहा है बड़ा मैं 5 नंबर कर लेता हूँ, फिर 3 नंबर कर लिया, फिर 8 कर लिया, फिर 1 कर लिया। जब आप बाद में भी 1 करेंगे तो अभी क्यों नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि चलो पहले की बजाय मुझे दूसरा आंसर ज़्यादा अच्छा आ रहा है तो हो सकता है चलो कोई दिक्कत नहीं मैं लिख लूँ। क्वेश्चन पेपर जो चेक करेगा आपके आंसर सीट
वो उस सब्जेक्ट का बहुत अच्छा टीचर होगा। वो आपकी लिखी हुई हर चीज़ से आपके दिमाग में क्या चल रहा था वो आराम से जान सकता है। तो सीक्वेंस वाइज ही आंसर करें, टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करें। अब मैं बीए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए 15 क्वेश्चन यहाँ मैं डाल रहा हूँ। 15 क्वेश्चन छोटे मैं और डालूँगा, और उसके अलावा मैं जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो भी डालूँगा। और इस रेस्पॉन्स पे मैं सेकेंड ईयर फाइनल वाले भी आंसर डालूँगा अगर मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो। ठीक है, जो बीए के स्टूडेंट है जिनको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो और उनको आगे के क्वेश्चन और चाहिए क्वेश्चन आंसर, तो वो मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको पहुँचाएँ, शेयर करें। तो मुझे लगेगा कि हाँ, लोग सच में चाह रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो अलग से बना रहा हूँ। कुछ रिक्वायरमेंट आई थी बस इसलिए बना रहा हूँ। अगर रेस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं और वीडियो इसमें इससे रिलेटेड ज़रूर डालूँगा। चलो देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन आपको मिलेगा कि किन्हीं 2 ऐतिहासिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो मैं खुद कॉपियाँ चेक करता हूँ तो मुझे पता है स्टूडेंट क्या करते हैं। स्टूडेंट सीधा स्मारक, सिक्के, धार्मिक साहित्य लिख के आ जाते हैं। नहीं, वो स्रोत के प्रकार पूछ रहा है तो आपको ये बताना है कि पुरातात्विक स्रोत जैसे मैंने लिखा है वैसा लिखेंगे तो आपको 2 में से 2 देने से कोई नहीं रोक सकता। इतिहास जानने के स्रोत निम्न है, एक पुरातात्विक स्रोत होता है, एक साहित्यिक स्रोत होता है। ब्रैकेट के अंदर पुरातात्व में अभिलेख, स्मारक, सिक्के, ताम्रपत्र वगैरह, और यहाँ धार्मिक, लौकिक। लौकिक वो होते हैं जो धर्म से रिलेटेड ना होकर दूसरे आम जनता के ऊपर लिखे जाते हैं, और विदेशी साहित्य। ये आप लिख लेंगे तो ये आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर का। तो 2 नंबर क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का, बुद्ध द लिखना मिसप्रिंट हो गया, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो आंसर लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट नेपाल लिख के छोड़ देते हैं, जगह याद नहीं आती, या फिर लुम्बिनी लिख के छोड़ देते हैं। तो यहाँ ये सच होता है कि इस टीचर का मूड कैसा है, आपने इस आंसर से पहले जो आंसर लिखे हैं जितने भी आए थे वो कैसे लिखे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर आप पहला आंसर लिख रहे हैं, सिर्फ नेपाल लिख के छोड़ देंगे तो आपको 1 या आधा ही मिलेगा। उम्मीद मत रखना कि 2 में से 2 मिलेगा, बहुत कम चांस है। आंसर लिखने का तरीका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम, ब्रैकेट में आप नेपाल रख सकते हैं, कोमा में भी रख सकते हैं, की तराई में हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारत के 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम लिखिए। अब टीचर स्टूडेंट जब पढ़ता नहीं है तो महाकाव्य तो पता ही नहीं है क्या, फिर पता चल भी जाए तो कुछ भी कोई भी 2 नाम लिखाता है तो उसमें टीचर हो सकता है आपको 1 या आधा नंबर दें। अगर आपको 2 में से 2 चाहिए तो महाकाव्य वो हो जो सच में बहुत अच्छे लेवल के और हर किसी को पता हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा में किन्हीं 2 देवताओं के नाम लिखो, या फिर ये वैदिक काल के 2 देवताओं के नाम लिखो। तो लिखने में तो आप 33 करोड़ देवता हैं, आप कितने भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर सीधे सीधे वो नाम लिखें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, प्रथम देवता सबसे ज़्यादा, जैसे कि इंद्र, वरुण, अग्नि, ये ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता थे। फिर ऋतुर्वेद में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और ब्रह्मा का तो बाद में आया था, विष्णु, महेश, ये प्रजापति जो मुख्य देवता हो गया था इंद्र की जगह। तो जब ये नाम लिखेंगे तो टीचर को समझ में आएगा कि हाँ, स्टूडेंट पढ़ने वाला है और ये आंसर वो है जो 2 में से 2 दिलाते हैं। लिखने के में तो कोई सा भी नाम लिख लो, वो गलत नहीं होगा। कई बार होता है कि आप जब आंसर चेक करते हैं तो आपको 2 में से 2 मिलते हैं आपके दोस्त को, और आपको 1 या आधा ही मिलता है, तो आप बहस करते हैं कि आंसर तो मेरा भी सही है, आंसर तो इसका भी सही है, फिर मुझे कम क्यों दिया। तो कम वो देने का रीज़न बस वही होता है कि बाकी आंसर आपने कैसे लिखे हैं, बाकी आंसर आपके दोस्त ने कैसे लिखे हैं। प्लस आंसर सही होता है लेकिन ज़्यादा सही होना भी एक चीज़ होती है। खैर, अब अपन इसमें देखें कि 2 प्रसिद्ध महाकाव्य, तो मैंने यहाँ लिखा है भारत के महाकाव्य या मुख्य महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। अब इसमें खास ये है कि जो हिंदी भाषा का जो पहला साहित्य ये महाकाव्य है, हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य है हमारा पृथ्वीराज रासो। पद्मावत, इससे ज़्यादातर लोग जानकार हैं। पद्मावत एक्चुअली मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में शेरशाह सूरी के टाइम में लिखी थी। ये भी हिंदी में लिखी गई है, अर्धमागधी हिंदी में लिखी गई है। और अभी थोड़े टाइम पहले एक मूवी आई थी पद्मावत नाम से ही, और उसको लेके बहुत बहस हुई थी। तो कहा जाता है कि ये एक काल्पनिक कथा, लगभग थोड़ी सोची समझी टाइप की कथा है, और सत्य बिल्कुल 100% नहीं है, और इस बेस पे वो मूवी बनी थी। मैं सिर्फ जितने भी चीज़ें बोल रहा हूँ सिर्फ एग्ज़ाम व्यू से बोल रहा हूँ। कोई भी स्टूडेंट प्लीज़ अपने दिल पे मत ले कि मैं किसी की तरफ हूँ या किसी के बारे में बोल रहा हूँ। नहीं, मेरा काम है क्वेश्चन का आंसर बताना, बस, और कुछ नहीं। तो अब देखें कि पृथ्वीराज रासो पहला हिंदी का महाकाव्य है। पद्मावत उस टाइम का अपने काल का, अब तक का भी बहुत
इम्पोर्टेंट प्रसिद्ध जो है महाकाव्य है। इसके अलावा देखें रामायण और महाभारत आप लिखते हैं, ये भी सही होता है, ये संस्कृत के हैं, ठीक है। रामायण और महाभारत संस्कृत में लिखे गए थे, अगर ये दोनों लिखेंगे तो भी आंसर अच्छा ही माना जाएगा। रामचरितमानस ये तुलसीदास जी ने लिखी हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। उर्वशी दिनकर जी करके हैं, उनके हैं। और कुमार संभव कालिदास की रघुवंश, और ऐसे और भी बहुत सारी है, पार्वती, विक्रमादित्य। तो 2 या 4 आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा ये कि भारत के 2 या 4 प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम लिखो, तो आपने मुख्य काव्य नंबर लगाए, लिख दिए, बात खत्म हो गई। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता के 4 स्थलों के नाम लिखने हैं आपको। तो सिंधु सभ्यता के 4 स्थल, वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी पीछे बताया कि आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं, लेकिन चारों अगर वो लिखें या 2 या 4 पूछें तो वो लिखें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। जैसे हड़प्पा, जब एक ऐसा स्थान जिसके नाम पे पूरी की पूरी सभ्यता का नाम रख दिया गया, होगा ना इंपॉर्टेंट। फिर मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हम राजस्थान, अगर कोई राजस्थान से एग्ज़ाम दे रहा है, ज़्यादातर VMOU में राजस्थान का ही हैं, तो एक स्थान तो जगह मिलनी चाहिए राजस्थान की, तो ये राजस्थान हो गया। लोथल ये गुजरात का हो गया। तो ये 4 नाम आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि स्यादवाद क्या है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, तो 2-3 लाइन के अंदर आप कितना किखेंगे। बड़ा अगर क्वेश्चन आता है, ये बड़ा भी आता है, इसमें थोड़ी चीज़ें ऐड होकर बड़ा आ जाता है, तब आप भले ये शुरुआत में ये डेफिनेशन लिख के इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं बड़े लेवल पे, लेकिन सीधा सीधा लिखना है तो टू द पॉइंट ही लिखें कि जैन धर्म के मत के अनुसार या मतानुसार किसी भी वस्तु के अनेक गुण होते हैं। कोई भी वस्तु उसके बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन एक आम इंसान, साधारण मनुष्य जो होता है, उसका ज्ञान सीमित होता है, आंशिक होता है और सापेक्ष होता है। सापेक्ष का मतलब होता है कि आपका जिस तरफ का व्यू है बस उतना ही आपका ज्ञान है, और दूसरी तरफ आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बस सीधा सीधा एक पैटर्न पे हैं। तो किसी भी वस्तु के सभी गुणों को वो आम आदमी जान नहीं सकता। यानी कि कोई भी वस्तु होती है, उस वस्तु के बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन एक आम आदमी जो होता है उसका ज्ञान सीमित होता है, वो सारे के सारे गुण जान नहीं सकता, ठीक है। तो उसके द्वारा जाना गया ज्ञान सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, बस यही स्यादवाद है। यानी कि एक ज्ञान जो आपके लिए वो चीज़ कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, किसी और के लिए कुछ और हो सकती है। जैसे एक कहानी अगर आपको याद हो, इसका देखें कि नाम स्यादवाद का जो नाम है, अनेकांतवाद भी कहते हैं, सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। 7 हिस्से थे इसलिए इसका नाम पड़ गया, 7 अलग अलग पार्ट के कारण सप्तभंगी नए भी लिखते हैं इसको, सप्तभंगी नई या सप्तभंगी का सिद्धांत भी कहते हैं। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद मतलब एक से अधिक गुण किसी में होते हैं। जैसे कि एक दार्शनिक थे, उन्होंने अपने शिष्यों को खड़ा करा, एक एक करके लेके आए। एक हाथी खड़ा था, ठीक है, ये हाथी है। तो उनको पूछा, पहले एक शिष्य को हलाए और एक पैर पकड़ाया और पूछा कि ये क्या चीज़ है। तो उसने बोला, वो अंधे थे सारे, तो पहले शिष्य ने कहा कि गुरुजी ये जो है ये कोई खंबा है। फिर दूसरे शिष्य को बुलाया और पूंछ पकड़वाई, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ सांप जैसा है या रस्सी जैसा है। ऐसे कर करके जैसे किसी को यहाँ से टच कराया पूरा का पूरा पेट साइड से, तो उसने कहा ये कोई दीवार टाइप की चीज़ है। तो वो उसका ज्ञान सही है, वो दीवार जैसी कोई चीज़ है, लेकिन ज़रूरी वो ये नहीं है ना कि वो सिर्फ दीवार ही है, वो और भी तो चीज़ें हैं वहाँ की जो वो देख नहीं पा रहा। तो ये तो अंधे थे, लेकिन अगर हमारी बात भी करें तो हम किसी भी एक चीज़ के बारे में सारे गुण हम जान नहीं सकते। हम बस एक सापेक्षता की ओर, जैसे इसने यही चीज़ बताई तो इसने यही, तो हम भी उतना ही उसके बारे में जानते हैं, बाकी जो ज्ञान है वो अपने को नहीं पता। यही स्यादवाद है, ठीक है। तो सीधा सीधा लिखना है कि जैन धर्म के मतानुसार किसी भी वस्तु के अनेक गुण होते हैं, लेकिन एक साधारण आदमी, साधारण मनुष्य का ज्ञान सीमित होता है, वह किसी भी वस्तु के सभी गुणों को जान नहीं सकता। उसका ज्ञान सही भी हो सकता है, उसका ज्ञान सही नहीं भी हो सकता है। इससे ही हम स्यादवाद कहते हैं। अगला है वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है। तो वर्ण व्यवस्था क्या है कि वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में सामाजिक विभाजन का आधार है। हमारा जो समाज है उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है, और उसको बांटने का आधार जो था वो वर्ण व्यवस्था थी। यानी कि पुराने ज़माने में देखें, अभी भी है वैसे देखा जाए तो, 4 हिस्से थे। सबसे एक महान पुरुष है, ऐसा कहा जाता है कि भाई एक महान पुरुष था, उसके शरीर के अंगों के हिसाब से जो है ये बनाए गए थे। जैसे कि इसका जो मुख है उसके साथ, उस मुख को वर्ण का जो है ब्राह्मण कहा गया, जो भुजाएं थी उसको उसका क्षत्रिय कहा गया, और जो जांघें हैं उनको वैश्य, और पैर है उसको शूद्र कहा गया। तो ये समझने के लिए है, बाकी आपको सीधा लिखना है कि वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में सामाजिक विभाजन का आधार थी। ये देखो ना, ये नहीं पूछा कि कितने थे,
आप सीधा सीधा 4 नाम लिख के आ जाएंगे तो आधा नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी। यहाँ आपको समझाना है कि था क्या। तो भारतीय जो समाज है हिंदू धर्म का, वर्ण व्यवस्था जो है हिंदू धर्म में सामाजिक विभाजन जब हुआ था उसका एक आधार था और उसको 4 भागों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखें कि आगे वाला, तो गुप्तकालीन सिक्कों की विशेषता बतानी है। तो गुप्तकालीन सिक्कों की विशेषताएं निम्न है। तो ये 2 पूछी हैं, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेपर बहुत लंबा हो जाता है। आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। तो 2 विशेषताएं सीधी सीधी वो लिख लें तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम है तो आप बाद में भी लिख सकते हैं कि जैसे कि ये 2 लाइन लिख ली, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ दें 2 लाइन की, उसके बाद अगला आंसर लिखें। 1-2 जगह हमेशा छोड़ के रखें। कई बार क्या होता है कि जब अपन लिखते लिखते बहुत आगे चले जाते हैं तीसरे चौथे क्वेश्चन में, तब जो है वो पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर एकदम से याद आ जाता है। तो फिर आप वो जगह अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर उसको रखेंगे कहाँ, कहीं भी घुसा देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो जब भी कोई आंसर ख़त्म होता है तो उसके बाद में 1 या 2 लाइन छोड़ दें, ठीक है। तो अपने को 2 विशेषता बतानी है, तो निम्न है या फिर थी कर सकते हैं। तो एक तरफ शासक और दूसरी तरफ देवी की प्रतिमा का उत्कीर्ण करना, यानी कि जो गुप्तकालीन सिक्के हैं वहाँ पर ये ज़्यादातर विशेषता मिलती है कि एक तरफ जो राजा है उसका चित्र होता था, दूसरी तरफ देवी का। और राजा ना रानी के प्रकार के सिक्के ये सिर्फ गुप्तों ने ही चलाए थे, गुप्तों में भी चंद्रगुप्त जो है उन्होंने चलाए थे। तो ये 2 विशेषता हो गई। और दूसरी, ये याद नहीं रहता तो सिंपल आप चीज़ लिख सकते हैं कि पहली विशेषता में लिख लें, सिक्कों के ऊपर राजाओं के चित्र उत्कीर्ण हुआ करते थे। दूसरा, सिक्कों के ऊपर देवी देवताओं के चित्र भी होते थे। और व्याघ्र जो शक्ति का जो है उसके रूप में व्याघ्र वाले सिक्के भी इन्होंने चलाए थे। तो ये बहुत सारी विशेषताएं आपको 2 लिखनी है। 8 और 9 नंबर मैंने एक जैसे थे तो एक साथ डाल दिए कि जैसे कि क्वेश्चन आएगा कि महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया महात्मा बुद्ध ने, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चीज़ें और भी लिखने के लिए हैं कि, लेकिन 2 मार्क्स में बहुत है। आपने सीधा सीधा पूछा है कहाँ, तो उसका जवाब लिख लिया बस। फिर है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती, सिंपल। अब 10 नंबर का क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 2 सिद्धांत, जैनों के बहुत सारे सिद्धांत हैं जैन धर्म के, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही लिखने हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा कि जैन धर्म के सिद्धांत निम्नलिखित हैं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं कि 2 सिद्धांत निम्नलिखित हैं, या तो लिखें 2 सिद्धांत निम्न है या फिर जैन धर्म के सिद्धांत निम्न है या निम्नलिखित। 1 नंबर पे लगा के निवृत्ति मार्ग लिख दें, दूसरे पे पंच महाव्रत लिख लें। ये अंदर की चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है लिखना ही लिखना है, आपको सिंपल नाम लिखना है। ये देखें नाम, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपके लिए लिखा है। अगर लिख देंगे तो अच्छा होगा, बुरा कुछ नहीं है, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। पंच महाव्रत में जरूर कोशिश करें कि लिख लें। अहिंसा सबसे मेन था इनका, फिर सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और निवृत्ति मार्ग एक्चुअल में क्या होता है कि जब मनुष्य धन, परिवार, संसार आदि को त्याग कर भिक्षु बनकर भ्रमण करने का जो जीवन यापन करता है उसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। कि एक मार्ग जो आपने जो सीधे चल रहे थे उसको छोड़ के और अपने निवृत्ति पे चले गए, कि मनुष्य ने अपना धन से मोह हटा दिया, परिवार और कुछ नहीं, संसार वगैरह कुछ नहीं, आप बिल्कुल भिक्षु बन गए और अपने रास्ते चल पड़े मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो वो होता है निवृत्ति मार्ग। और पंच महाव्रत, ये 5 नाम लिख लिए, हो गया। अब 11 और 12 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर है 4 वेदों के नाम लिखने हैं सीधे सीधे, तो आपको कुछ नहीं, सिंपल नंबर डालना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, बस। और 4 स्मृतियों के नाम लिखने हैं, तो फिर सीधे नाम पूछ रहा है, आप सीधा नाम लिख लो। मनुस्मृति, देवल स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति। यहाँ कई बार 2 ही पूछी जाती है, तो जितनी पूछ रहे हैं आपको उतने ही नाम लिखने हैं। 13 नंबर है सभा क्या है। वैदिक काल में सभा वृद्ध यानी कि श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। जो संभ्रांत लोग होते हैं, अमीर उच्च वर्ग के लोग, उनकी ये संस्था थी। और राजा जब महत्वपूर्ण निर्णय लेता था उसमें ये सभा जो है ये हेल्प करती थी, और इसका अध्यक्ष सभापति कहलाता था। और महिलाएं जो है ऋग्वेदिक काल में सभा में भाग लेती थी, और अथर्ववेद में इसको नरिष्ठा कहा गया है। और राजा पर जो नियंत्रण करने का काम भी सभा करती थी। तो सब कुछ लिख दिया था। सभा थी क्या, तो सभा हमारी जो है श्रेष्ठ लोगों की एक संस्था थी, और साथ में छोटा मोटा ये काम भी लिख दिए। तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है टीचर पे। ये थोड़ा मैंने ज़्यादा लिखा है, आप 1-2 चीज़ कम भी कर देंगे तो 2 नंबर में काम चल जाएगा। ये बड़ा क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। समिति क्या थी, तो समिति राज्य की केंद्रीय संस्था थी जो जन सामान्य भाग लेते थे जिसमें। अब सभा है जिसमें जन सामान्य भाग नहीं लेते थे, जबकि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो लेते थे, जन सामान्य समिति में लेते थे। जैसे आप बात करें तो लोकसभा, उसको एक हिसाब से राज्यसभा मान सकते हैं, बस दिमाग के हिसाब से।
तो इसका अध्यक्ष ईशान होता था। एक्चुअल में ये राजा ही होता था अध्यक्ष तो, लेकिन जब वो इसकी अध्यक्षता कर रहा होता था तब उसको ईशान कहते थे। इसमें भी महिलाएं भाग लेती थी, राजा पर नियंत्रण का काम करती थी। एक क्वेश्चन आता है दोनों साथ में, सभा और समिति क्या थी? तो सभा केंद्रीय ये जन सामान्य की समिति थी और समिति जन सामान्य की थी, जबकि सभा जो है वो श्रेष्ठ लोगों की थी। और इन दोनों के अध्यक्ष का नाम लिख लें और ये दोनों में एक सेम लाइन लिखनी है आपको, सिंपल। लास्ट क्वेश्चन कि अशोक के 4 अभिलेखों के नाम लिखने थे आपको। तो सांची का, सारनाथ का अभिलेख, कलिंग अभिलेख, प्रयाग अभिलेख, बस सिंपल नाम लिखने और कुछ भी नहीं। अब मैंने आपको बता दिए हैं 15 क्वेश्चन। अब इस वीडियो का जो रेस्पॉन्स आएगा उस रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैं और जो है वीडियो डालूंगा। अगर आपको लगता है कि सही है, हेल्प मिल रही है, कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, छोटे क्वेश्चन के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे मिलेंगे? आपको सिर्फ आंसर लिख के आना है। बड़े क्वेश्चन आप बहुत सारे लोग लिखते हैं लेकिन छोटे क्वेश्चन सीधे छोड़ देते हैं और 40% के आसपास बैठे रहते हैं। आप मेरे ये क्वेश्चन लिख के आ जाना, आंसर बड़े क्वेश्चन भी मैं आपको थोड़ा बहुत क्राइटेरिया बता दूंगा और आप 100% मार्क्स लेके आ जाएंगे। हो सकता है ज़्यादा ही ले आएँ अगर आप सारे आंसर लिख दें, पर ये तो कंफर्म है आप लेके आएंगे। एक बार करके देखें इसको। और किसी स्टूडेंट को सेकेंड ईयर फाइनल एमए वगैरह के हिस्ट्री के चाहिए ऐसे कैसे, तो फिर मेरी थोड़ी हेल्प करें कि इसको सब्सक्राइबर जो है बढ़ाएं, व्यू बढ़ाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको ज़रूरत है। एक्चुअली मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए मैं ये चीज़ें भी डालता रहता हूँ। बाकी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मेरे पास, और भी काम है बहुत सारे, पर मेरा सबसे फेवरेट काम है हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना और पढ़ाना। थैंक यू वेरी मच।